जब वो गुफा से बाहर निकले, गांव वालों ने रियोमा को थैंक यू कहा क्योंकि हीलिंग स्लाइम ने उन वर्कर्स की जान बचाई थी जिन पर गॉब्लिन्स ने अटैक किया था, और सब कुछ नॉर्मल हो गया। एडवेंचरर्स के ड्यूक के कासल वापस लौटने के बाद रियोमा पहले ही इंडिपेंडेंट होने और वहां से जाने का मन बना चुका था। वो ड्यूक और उसकी फैमिली से मिला, उन्हें मिशन के दौरान हुई सारी बातें बताईं और उन्होंने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए उन्हें थैंक यू कहा। फिर उसने कहा, मैंने आपसे अलग होने और इंडिपेंडेंट होकर जीने का फैसला किया है। एलिया बहुत इमोशनल हो गई और पूछी, तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं हर चीज के लिए आप पर डिपेंडेंट हो गया हूं। मुझे एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह फील होता है, इसीलिए मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। ड्यूक ने रिस्पॉन्ड किया, हमें पता था कि यह दिन आएगा, हम बस तुम्हारे इस स्टेप लेने का वेट कर रहे थे। एलिया ने ऐड किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रियोमा हमें कभी छोड़कर जाएगा। उसकी मां ने उससे कहा, जैसे तुम मैजिक एकेडमी अटेंड करने और अपने दम पर सीखने के लिए जा रही हो, वैसे ही उसे भी अपने लिए ये जर्नी शुरू करनी होगी। फिर दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें जाने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कंडीशन पर। तुम्हें हर दिन हमें एक लेटर लिखना होगा, ये बताने के लिए कि तुम कैसे हो। ड्यूक ने ऐड किया, और तुम्हें टाइम टू टाइम हमसे मिलने आना होगा ताकि हम तुम्हें फिर से देख सकें। एलिस ने कहा, कभी भी हमसे मदद मांगने में हिचकिचाना मत, चाहे कुछ भी हो। और साथ ही तुम्हें इसी इन में रहना होगा, ये हमारा है और तुम्हारा स्टे हमेशा फ्री रहेगा। फिर एलिया ने कहा, मेरी 2 कंडीशंस हैं। पहली, हमें 3 साल बाद फिर से मिलना होगा, तब मुझे एकेडमी से मेरा पहला ब्रेक मिलेगा। दूसरी, हमें 6 साल बाद फिर से मिलना होगा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। और अगर तुम ये दोनों डेट्स भूल गए तो मैं तुम्हें ऐसा रिग्रेट कराऊंगी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑल राइट, मैं नहीं भूलूंगा। फिर उसने उनसे पूछा, क्या आप लोग भी शहर से जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ग्रिल फ्रॉग सीजन शुरू होने के बाद हम चले जाएंगे। उसने पूछा, क्या ये वो मेंढक नहीं है जिनकी स्किन वेपन्स बनाने के लिए यूज होती है? ड्यूक ने कहा, एग्जैक्टली, और उनके ऑर्गन्स मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं। इलिया ने ऐड किया, उस सीजन में लीमर नाम का एक रेयर बर्ड आता है। ये बहुत ही खूबसूरत बर्ड है जिसकी आवाज बहुत मीठी होती है, लेकिन इसकी स्पीड की वजह से इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। रियोमा ने कहा, मैं सच में उस बर्ड को देखना चाहूंगा। इलिस ने उसे बताया, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ आना होगा। उसने जवाब दिया, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। फिर रियोमा ने उन्हें बताया कि वो एक लॉन्ड्री बिजनेस खोलने का प्लान कर रहा है। उसने नोटिस किया था कि कैसे एडवेंचरर्स गूल्स से लड़ने के बाद हमेशा अपने कपड़े फेंक देते थे क्योंकि बदबू निकालना इम्पॉसिबल होता था। उस मोमेंट पर मेड्स कमरे में आई और बोली, तुम इस प्रोजेक्ट से बहुत पैसा कमाओगे, तुम्हारे क्लीनिंग स्लाइम्स कपड़े मैजिक की तरह साफ करते हैं। ड्यूक ने कहा, कल मैं मर्चेंट सर्ज के साथ एक मीटिंग अरेंज करूंगा ताकि तुम अपना आइडिया उसे प्रेजेंट कर सको और देख सको कि वो क्या सोचता है। अगले दिन वो सर्ज से मिलने गई। जब उसने देखा कि स्लाइम की वजह से कपड़े कितनी साफ थी तो वो हैरानी से बोला, ये इनक्रेडिबल है रियोमा, मैं तुम्हारे आइडिया से पूरी तरह अग्री करता हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मर्चेंट्स गिल्ड में रजिस्टर करना होगा ताकि बड़े मर्चेंट्स तुम्हें परेशान ना करें। और इस तरह वो सब गिल्ड गए जहां वो गिल्ड मास्टर से मिले। वो रियोमा को एनरोल करने के लिए मान गई, उसे उसका मेंबरशिप कार्ड दिया और उसे अपना लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बेचने का ऑफर भी दिया। अगले दिन रियोमा, सर्ज और एलिया के साथ वो लोकेशन देखने गया। सर्ज ने उसे बताया, ये जगह पहले एक बहुत बड़ा होटल हुआ करती थी, लेकिन इसमें आग लग गई थी, तब से इसे खरीदने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। रियोमा ने मैप देखा और कहा, ये लोकेशन परफेक्ट है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया और एडवेंचरर्स गिल्ड के पास है, मैं इसे लूंगा। सर्ज हंसा और बोला, ग्रेट, मैं कल वर्कर्स को लेकर आऊंगा रेनोवेशन शुरू करने के लिए, और मेरा कमीशन मत भूलना बॉस। अगले दिन रियोमा ने अपने स्लाइम्स के साथ जगह को तैयार करना शुरू कर दिया। नाइट्स ने भी टाइल्स लगाने और स्टोर फ्रंट को साफ करने में मदद की। जब एलिया ने उससे कहा, थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम्हें रेस्ट किए हुए काफी टाइम हो गया है, उसने जवाब दिया, मेरी पुरानी जॉब की थकावट के सामने ये कुछ भी नहीं है। वो अपनी पिछली दुनिया में प्रोग्रामिंग कंपनी में अपने काम की बात कर रहा था। उसने पूछा, तुम एग्जैक्टली क्या करते थे? उसने कहा, बहुत सारी चीजें, मैं छोटी छोटी डॉल्स बनाकर बेचता था, दुकानों के बीच सामान इधर उधर करता था, ऐसा ही कुछ। उसने सरप्राइज्ड होकर कहा, सच में तुम डॉल्स बनाते थे? मुझे एक चाहिए। वो मुस्कुराया और बोला, ऑल राइट, मैं तुम्हारे लिए एक बनाऊंगा। एक बार जब सब कुछ रेडी हो गया,
रियोमा ने यूज को बताया कि वो लॉन्ड्री शॉप की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी रखेगा जिसमें सबके लिए खाना और ड्रिंक्स होंगे। यूज ने मजाक में कहा, मैं तो पक्का आ रहा हूं, इसमें खाना जो है। रियोमा फिर वहां से चला गया और उस टेंपल में गया जहां से वो दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ था। वहां पहुंचने पर एक सॉर्सरर ने उससे कहा, केयरफुल रहना, अब तुम एक बच्चे की तरह अपने इमोशंस नहीं छुपा सकते, वो डेंजरस है, तुम्हें अब से कॉशियस रहना होगा। रियोमा वार्निंग समझ गया और बोला, मैं रहूंगा। फिर वो एक बार फिर सील फॉल की दुनिया में वापस आ गया। अगले दिन रियोमा ने ड्यूक की फैमिली को विजिट किया और उन्हें अपने लॉन्ड्रोमैट की ग्रैंड ओपनिंग में इनवाइट किया। उसने एक बैनर तैयार किया था जिस पर लिखा था, अपने कपड़े 2 बार धोएं और तीसरी वॉश फ्री पाएं। फिर उसने उन सभी लोगों को इनवाइट किया जिन्होंने उसकी मदद और सपोर्ट किया था, जिनमें एडवेंचरर्स, मर्चेंट, एडवेंचरर्स गिल्ड का हेड, मर्चेंट्स गिल्ड का हेड, नाइट्स और लगभग वो सब लोग जिन्हें वो जानता था शामिल थे। अगले दिन सर्ज ट्विंस कार्ला और कैलम के साथ पहुंचा, वो 2 एम्प्लॉइज जिनका उसने रियोमा से लॉन्ड्रोमैट चलाने में मदद करने का प्रॉमिस किया था। रास्ते में सर्ज ने उन्हें वॉर्न करते हुए कहा, केयरफुल रहना। हालांकि लॉन्ड्रोमैट का मालिक सिर्फ 11 साल का है, वो ड्यूक की फैमिली के बहुत क्लोज है, इसलिए अगर तुम उसके साथ कोई गलती करते हो तो हम सबके लिए बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसी मोमेंट पर रियोमा, इलिया और अरुण के साथ गेस्ट्स के लिए खाना और ड्रिंक्स तैयार कर रहा था। जब उन्होंने काम खत्म किया, सर्ज नए एम्प्लॉइज के साथ पहुंचा। रियोमा ने उनका बहुत वार्मली वेलकम किया और जब सर्ज ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया तो उसने कहा, इन ट्विंस ने मेरी कंपनी की एक ब्रांच में मेरे साथ काम किया है। कार्ला ब्रांच मैनेजर थी और कैलम उसका डेप्यूटी था। रियोमा ने उन्हें ग्रीट किया और खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि लॉन्ड्रोमैट कैसे काम करता है। उसने उन्हें वो बैग्स दिखाए जो कस्टमर्स अपने गंदे कपड़े रखने के लिए खरीदेंगे। फिर एक स्पेशल खिड़की की तरफ इशारा किया जहां से कपड़े नीचे वाले कमरे में फेंके जाएंगे जहां क्लीनिंग स्लाइम्स रहते थे। वो उन्हें वहां ले गया और दिखाया कि स्लाइम्स कपड़े कैसे धोते हैं। उसके बाद मेटल स्लाइम कपड़े लेगा और उन्हें प्रेस करेगा। उसके बाद एडहेसिव स्लाइम जो उन्हें उनकी सही जगह पर सलीके से अरेंज करेगा। सब कुछ बहुत ही केयरफुली ऑर्गेनाइज था। वो फिर उन्हें ऊपर ले गया और बताया कि ऊपर का फ्लोर सिर्फ स्टाफ के लिए है। उसने उन्हें मैनेजर का ऑफिस, गेस्ट रिसेप्शन रूम, किचन और सारी जरूरी फैसिलिटीज दिखाई। उसके बाद उसने उन्हें वर्कर्स के क्वार्टर्स दिखाए और कहा, तुम कोई भी 2 कमरे चूज कर सकते हो क्योंकि अभी सिर्फ तुम ही एम्प्लॉइज हो। जैसे ही गेस्ट्स आना शुरू हुए, स्टाफ ने खाना और ड्रिंक सर्व करना शुरू किया और सब बहुत खुश थे। रियोमा ड्यूक के पास गया और बोला, ऑफ कोर्स ये खाना उतना लग्जरियस नहीं है जितना आप अपने बैंक्वेट्स में खाने के आदी हैं, लेकिन ये बेस्ट है जो हम ऑफर कर सकते थे। ड्यूक हंसा और बोला, मुझे याद मत दिलाओ, बैंक्वेट का खाना हमेशा मेरा पेट खराब कर देता है, तुम्हारा ये खाना मेरे लिए परफेक्ट है। जब पार्टी खत्म हुई, नौकरों और स्टाफ ने लॉन्ड्रोमैट को समेटना और साफ करना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्ला और उसके भाई ने रियोमा से बहुत फॉर्मल तरीके से बात की जो उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ड्यूक का कोई रिश्तेदार हूं या कुछ और? कार्ला ने जवाब दिया, हाँ। वो मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं हूं, तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो, और बाय द वे अगर तुम इस जॉब से खुश नहीं हो तो तुम जाने के लिए फ्री हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ट्विंस ने एक साथ जवाब दिया, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। कार्ला ने ऐड किया, जब हमने सुना कि आप सिर्फ 11 साल के हैं तो हमें लगा कि आप बस एक बच्चे हैं जो बिजनेस मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन आपको यहाँ देखकर हमें रियलाइज हुआ कि आप सच में कैपेबल हैं और आपके साथ काम करना हमारे लिए ऑनर की बात होगी बॉस। अगले दिन रियोमा बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील नहीं कर रहा था। उसने एम्प्लॉइज से कहा, मुझे पता है कि हमें शुरू में बहुत कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, तो मैं एडवेंचरर्स गिल्ड जा रहा हूँ, तब तक तुम लॉन्ड्रोमैट का ध्यान रखना। जब वो गिल्ड पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्तों ने लॉन्ड्रोमैट का एक एडवर्टाइजिंग पोस्टर बनाया था और उसे दीवार पर टांग दिया था ताकि सब देख सकें। उसने उन्हें दिल से थैंक यू कहा। अपना मिशन पूरा करने और लॉन्ड्रोमैट वापस लौटने के बाद वो इतने सारे कस्टमर्स को देखकर सरप्राइज्ड रह गया, इतने कि उन्होंने एंट्रेंस ही ब्लॉक कर दिया था। उसने स्पेशल मूवमेंट स्किल का यूज करके अंदर एंटर किया और एम्प्लॉइज की उनके काम में मदद की। दिन की एंड तक सब बहुत थक चुकी थी और रियोमा ने उन्हें थैंक यू कहते हुए कहा, मैं और स्टाफ हायर करूंगा ताकि वर्कलोड डिवाइड हो जाए और तुम सबको और रेस्ट मिल सके। वो मर्चेंट्स गिल्ड गया और हेड से उसे और एम्प्लॉइज भेजने के लिए कहा क्योंकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा था और वर्कलोड बढ़ रहा था। उसने जवाब दिया, समझो हो गया, बस मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने फिर ड्यूक को विजिट किया और उसे वो सब बताया जो हुआ था।
ड्यूक ने उसे रॉयल गार्ड्स को विजिट करने की एडवाइस दी क्योंकि उन्हें लगातार अपने कपड़े और आर्मर साफ करवाने की जरूरत पड़ती थी। उनके साथ काम करने से एक स्टेबल इनकम मिलेगी। रियोमा ने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें जल्दी ही विजिट करेगा। ड्यूक ने फिर उस पर थकान देखी और बोला, तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ताकि तुम कल अपना काम कंटिन्यू कर सको। सच में रियोमा अपने कमरे में गया और थकान के बावजूद उसे बहुत खुशी फील हो रही थी। उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था और वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो उसकी परवाह करते थे। अगले दिन और भी कस्टमर्स आए। जब एक लेडी ने नोटिस किया कि उसके कपड़े साफ और एकदम नए लग रहे हैं तो उसने एम्प्लॉइज को थैंक यू कहा और बोली, मैं अपने कपड़े हर दिन यहीं धोऊंगी। लॉन्ड्रोमैट में सबने उसे सुना और बहुत खुश हुए ये जानकर कि उन्हें फाइनली अपने कपड़े साफ करने के लिए एक रिलायबल जगह मिल गई है। एक बार जब रियोमा को तसल्ली हो गई कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, वो मर्चेंट्स गिल्ड वापस गया। वहां हेड ने पहले ही उसके लिए जॉब एप्लीकेंट्स का एक ग्रुप इकट्ठा कर लिया था। उसे देखकर वो फुसफुसाने लगे, ये सोचकर कि वो हेड का पोता या कोई रिश्तेदार है। रियोमा मुस्कुराया और बोला, मैं लॉन्ड्रोमैट का मालिक हूँ और मैं 11 साल का हूँ। मैं यहाँ ये चूज करने आया हूँ कि तुम में से कौन हमारे साथ काम करने के लिए फिट है। उसने एक्सप्लेन किया कि जॉब में बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत की जरूरत नहीं है, इसीलिए औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं। हालांकि उसने उन्हें वार्निंग दी कि जो लोग मॉन्स्टर्स से डरते हैं वो वहां काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें स्लाइम्स के साथ काम करना होगा। उनमें से ज्यादातर लोग डर गए और चले गए, सिवाय एक आदमी और एक यंग लड़की के जो शहर में अजनबी लग रहे थे। रियोमा ने नोटिस किया कि उस आदमी की छड़ी में एक तलवार छिपी थी और लड़की का हेयर क्लिप भी एक वेपन था। हालांकि उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने नोटिस नहीं किया है और उनसे पूछा कि जॉब एक्सेप्ट करने के लिए उनकी क्या कंडीशंस हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम फेई है और ये मेरी बेटी लिंग है। ये मेरे जैसी नहीं दिखती क्योंकि इसे अपनी खूबसूरती अपनी माँ से मिली है। फिर उसने रियोमा को अपना टूटा हुआ पैर दिखाया और ऐड किया, इसके बावजूद मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। रियोमा ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, ये सिंपल सी बात है। मेरे पास एक हीलिंग स्लाइम है जो आसानी से तुम्हारे पैर का इलाज कर सकता है। फिर उन्होंने रहने की जगह के बारे में बात की और उस आदमी ने एक्सप्लेन किया कि वो गरीब हैं और एक अपार्टमेंट रेंट करने के पैसे नहीं दे सकते। रियोमा ने उनसे कहा, वो भी सॉल्व हो गया, मेरे पास वर्कर्स और स्टाफ के लिए रहने की जगह है। उसने फिर पूछा, तुम जो वेपन्स अपने साथ रखे हो उनके पीछे की स्टोरी क्या है? वो सरप्राइज थे कि उसने उन्हें पहचान लिया था। फी ने कहा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम इतने समझदार होगे, क्योंकि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, हम पहले हायर किए गए असैसिन्स थे, लेकिन अपने लीडर के मरने के बाद हमने वो जिंदगी छोड़ दी। हम अपने देश से भागने में कामयाब हो गए इससे पहले कि वहां का सिस्टम हमें मार देता, और हम यहाँ बिना किसी चीज के पहुंचे, ना पैसा ना कोई सामान। रियोमा मर्चेंट्स गिल्ड के हेड की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या आपको पता था कि वो पहले असैसिन्स थे? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, वो अच्छे लोग हैं और मैं अपनी जान पर खेलकर उनकी गारंटी लेती हूँ। रियोमा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहता हूँ और तुम्हें लॉन्ड्री के लिए गार्ड्स के तौर पर अपॉइंट करना चाहूंगा। एम्प्लॉइज तुरंत मान गए और वो उन्हें वहां ले गया। वहां पहुंचने पर वो ये देखकर सरप्राइज्ड रह गए कि लॉन्ड्री कस्टमर्स से भरी हुई थी। लिंग ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने बस 2 दिन पहले ही ओपनिंग की है? ये जगह लोगों से भरी हुई है। ये सच में बहुत एनकरेजिंग है। वो हंसा और बोला, आज थर्सडे है, इसे नजर मत लगाओ माय लेडी। फिर रियोमा ने उन्हें स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया। फे की तरफ मुड़ा और बोला, तुम कस्टमर्स को रिसीव करने के इंचार्ज होगे। फे एक स्माइल के साथ कैशियर के पास गया। रियोमा ने फिर लिंग से कहा, स्लाइम रूम में जाओ और उनसे साफ कपड़े रिसीव करो। बिना एक शब्द बोले वो स्लाइम रूम में गई। जब उसने देखा कि वो कैसे काम करते हैं तो वो बहुत इंप्रेस हुई और उनसे साफ कपड़े लेकर कार्ला को देने लगी। दिन के एंड में रियोमा ने सबको थैंक यू कहा और कार्ला से अकाउंट समरी तैयार करने को कहा। फिर वो फे और उसकी बेटी को सेकंड फ्लोर पर ले गया, जहां उसने अपने एक स्लाइम से फे के टूटे हुए पैर को हील करने को कहा। फे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फिर से खड़ा हो सकता है और उसने रियोमा को दिल से थैंक यू कहा। उसके बाद रियोमा ने उन्हें वो कमरे दिखाए जहां वो रहेंगी और वो ये देखकर बहुत इंप्रेस हुए कि वो कितने साफ और खूबसूरत थे। जब वो कार्ला और उसके भाई के पास वापस गए, कार्ला ने रियोमा को अकाउंट शीट दी। उसने कहा, हमने आज पिछले 2 दिनों को मिलाकर भी ज्यादा कमाया है। उसने जवाब दिया, तुम्हें इस सक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी दूसरे शहर में एक नई ब्रांच खोलनी चाहिए। उसने कहा, अभी इसके लिए बहुत जल्दी है, हमें खुले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं।
फिर रियोमा ने उन्हें बताया कि फे और उसकी बेटी का मिलिट्री बैकग्राउंड है और इसीलिए वो सिक्योरिटी में काम करेंगे। अगले दिन रियोमा इलिया से मिला और उसे वो सब बताया जो हुआ था, कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था और उसने अपनी मदद के लिए नया स्टाफ हायर किया था। उसने कहा, अब मुझे रिलीफ है। मैं नई तरह की मैजिक सीखने में बिजी थी और तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। रियोमा ने उसे थैंक यू कहा और लॉन्ड्री वापस लौट आया, जो हमेशा की तरह कस्टमर्स से भरी हुई थी। उसने एम्प्लॉइज को खुद उनके लिए पिज्जा बनाकर रिवॉर्ड देने का फैसला किया। उसने खाना बनाया और दिन के एंड में वो सब एक साथ बैठे और खाया। खाना बहुत टेस्टी था और सबको बहुत पसंद आया। अगले दिन रियोमा ने एम्प्लॉइज से कहा, मैं जल्दी ही और स्टाफ हायर करूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं मील्स प्रोवाइड करूं और वर्कफ्लो को इंप्रूव करूं। काश सारे मैनेजर्स रियोमा जैसे होते तो जिंदगी परफेक्ट होती। फिर रियोमा मर्चेंट्स गिल्ड वापस गया और मैनेजर से नए एम्प्लॉइज भेजने को कहा, जिनमें कुक भी हो। वो उसके पास 3 औरतें लेकर आईं और बोली, ये तीनों एक ही गांव से हैं। ये गिमुल शहर में काम की तलाश में आई हैं। कुक ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बोली, मेरा नाम सीलिया है। मैं पहले बड़े होटल्स में शेफ का काम करती थी और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगी। रियोमा मान गया और उसने उसे बाकी 2 लड़कियों के साथ हायर कर लिया। लॉन्ड्री खुलने के बाद से काफी टाइम बीत चुका था और चीजें और भी अच्छी होने लगी थी। सेल्स बहुत बढ़ गई थी, स्टाफ अपने काम में कंफर्टेबल था और जब ड्यूक की फैमिली ने कस्टमर्स की लाइन बाहर वेट करते हुए देखी तो वो बहुत खुश हुए। ड्यूक ने कहा, मुझे पता था वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इससे हमें तसल्ली मिलती है, ये जानकर कि हम उसे शहर में अकेला छोड़ सकते हैं। अगले दिन सर्गेई रियोमा से मिला और पूछा, काम कैसा चल रहा है? रियोमा ने जवाब दिया, सब कुछ बढ़िया है। जिन एम्प्लॉइज को आपने रेकमेंड किया था वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने और हायर कर लिए हैं और मेरे प्रॉफिट्स हर दिन बढ़ रहे हैं। सर्गेई ने कहा, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि हम तुम्हारे प्रॉफिट्स को और भी बढ़ा सकते हैं? रियोमा ने सरप्राइज्ड होकर पूछा, वो कैसे होगा? सर्गेई ने जवाब दिया, तुम पहले ही हमारी कंपनी को मेटल इंगेट्स और स्टिकी स्लाइम के धागे सप्लाई करते हो जो एडवेंचरर्स यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम हमें वाटरप्रूफ फैब्रिक भी सप्लाई करो। जैसा कि तुम्हें पता है, मेंढक की शिकार का सीजन पास है और एडवेंचरर्स दलदल में जाएंगे। उन्हें वाटरप्रूफ कपड़े चाहिए होंगे। उसने कंटिन्यू किया, हमें लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए। तुम्हारा भी फायदा होगा और कंपनी का भी। रियोमा ने कहा, ऑल राइट देन, डील। उसी रात अलेया रियोमा के साथ थी और उसे पता चला कि वो एक पुरानी गुफा में वाटरप्रूफ फैब्रिक बना रहा था। उसने कहा, मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगी। अगले दिन रियोमा गुफा में काम कर रहा था और स्टिकी स्लाइम अपना काम कर रहा था। अलेया ने कहा, मैं आज तुम्हारे साथ वायलिन प्रैक्टिस करने आई हूं। रियोमा हैरान था और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम म्यूजिक प्ले करती हो। उसने जवाब दिया, जिन बर्ड्स को मैं टीम करना चाहती हूँ वो मेलोडीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो मैं उन्हें अट्रैक्ट करने और एक टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ट्रेनिंग ले रही हूँ। जब उसने प्ले करना शुरू किया, रियोमा और स्लाइम उसके म्यूजिक में खो गए। जब उसने खत्म किया, उसने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए वो डॉल बनाऊं जिसका मैंने प्रॉमिस किया था? उसने बहुत खुशी से जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रियोमा ने फिर अपनी स्टोन शैटरिंग मैजिक का यूज किया और स्टोन से एक बहुत ही खूबसूरत डॉल तराशी जो अलिया जैसी दिख रही थी। वो बहुत डीपली मूव हो गई और उसने उसे थैंक यू कहा। अगले दिन रियोमा ने ड्यूक की फैमिली के हर मेंबर जैसी दिखने वाली डॉल्स बनाई। जब उन्होंने उन्हें देखा तो वो हैरान रह गए। ड्यूक ने इलिया से कहा, इन फिगर्स को अपने साथ स्कूल ले जाना ताकि तुम्हें अकेलापन फील ना हो। वो खुशी खुशी मान गई। फिर रियोमा से बोली, क्या तुम एक ऐसी डॉल बना सकते हो जो तुम्हारे जैसी दिखे? उसने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए एक बनाऊंगा। टाइम बहुत जल्दी बीता और लॉन्ड्री में काम घड़ी की तरह चल रहा था। रियोमा ने गुफा में जाना कंटिन्यू रखा, वाटरप्रूफ फैब्रिक का बहुत बड़ा अमाउंट प्रोड्यूस किया और उसे सर्च को बेच दिया। साथ ही वो कॉम्बैट में स्लाइम्स के साथ ट्रेनिंग भी करता रहा। जब वो लॉन्ड्री वापस लौटा तो उसे पता चला कि सेल्स 3 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें लोहारों, माइनर्स और कारपेंटर्स से बहुत सारे क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए थे। उसने एम्प्लॉइज को थैंक यू कहा क्योंकि इनकम बढ़ने का रीजन वही थे। फिर उसे याद आया कि उसने उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी है, तो उसने उनसे कहा, चूज करो, या तो हम हफ्ते में एक दिन लॉन्ड्री बंद कर दें और सबको ब्रेक मिल जाए, या तुम में से हर एक को अलग अलग एक दिन की छुट्टी मिले। एम्प्लॉइज उसकी बातों से बहुत टच हुए। उनमें से किसी ने भी कभी ऐसे इंसान के लिए काम नहीं किया था जो उनकी परवाह करता हो, ना ही उन्हें कभी छुट्टी दी गई थी। उस मोमेंट पर सीलिया, जो कुक थी, बोली, खाना तैयार है। रियोमा मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो।
मैं भूख से मर रहा हूं। अगले दिन जब रियोमा एडवेंचरर गिल्ड गया, रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि सी कैमल हार्बर पार्टी नाम का एक ग्रुप दूर के शहर से आया है और अपने साथ एक बहुत ही रेयर टाइप का स्लाइम लाया है। उन्होंने उसे गिल्ड को बेचने की कोशिश की, लेकिन गिल्ड ने मना कर दिया, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। रियोमा ने सिचुएशन को सीरियसली लिया और उससे कहा, मुझे जल्दी बताओ कि वो कहाँ हैं। उसने बताया कि वो एक टैवर्न में है, तो वो तुरंत वहां गया। जब वो वहां पहुंचा और उनके बारे में पूछा तो उसने उन्हें बहुत बुरी हालत में पाया। उनके पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। उन्होंने खुद को उससे इंट्रोड्यूस किया और उसने उन्हें बताया कि उसका एक लॉन्ड्रोमैट है। फिर उसने उस स्लाइम के बारे में पूछा जो उन्हें मिला था, और उनमें से एक ने जवाब दिया, मैं शिन हूं, ग्रुप का लीडर, प्लीज आप जो चाहें पूछ सकते हैं। रियोमा ने जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे वो स्लाइम दिखाओ जो आप लाई हो। अगर वो सच में रेयर हुआ तो मैं उसे आपसे खरीद लूंगा। जब उन्होंने उसे स्लाइम दिखाया तो वो लाल रंग का था और खून जैसा लग रहा था। रियोमा ने तुरंत कहा, मैं इसे लूंगा। उसने उन्हें 2 गोल्ड कॉइन्स दिए। शिन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था और उसने रियोमा की जेनरोसिटी के लिए उसे बहुत थैंक यू कहा। रियोमा ने फिर उससे कहा, मेंढक के शिकार का सीजन बस आने ही वाला है। मैं एडवाइस दूंगा कि आप गिल्ड से परमिट लें और शिकार पर जाएं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अपने लॉन्ड्रोमैट पर देखूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप सर्विस से खुश होंगे। उन्हें छोड़ने के बाद रियोमा ने स्पेस मैजिक का यूज किया और एक पुरानी माइन में टेलीपोर्ट कर गया, जहां उसने स्लाइम के साथ बॉन्डिंग स्पेल कास्ट किया। स्लाइम ने तुरंत टेमिंग एक्सेप्ट कर ली, जिससे रियोमा को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला। वो एक खून चूसने वाला स्लाइम निकला। इसे कंफर्म करने के लिए उसने स्लाइम को एक मरे हुए जानवर के पास रखा। स्लाइम बॉडी के अंदर गया और अंदर का सारा खून अब्सॉर्ब कर लिया। रियोमा ने खुद से कहा, ये स्लाइम मॉन्स्टर्स से फाइट करने में बहुत काम आएगा। ये उन्हें खत्म करके उनका खून निकाल सकेगा। रियोमा फिर से अपना लॉन्ड्रोमैट मैनेज करने लगा, जो बहुत ही एक्सेप्शनली चल रहा था। उसे वो डॉल बनाने का टाइम मिल गया जो अलाया ने उससे मांगी थी, और उसने अपने एडवेंचरर्स गिल्ड के सारे असाइनमेंट्स भी पूरे कर लिए। एक दिन अलाया ने उसे बताया कि उसके पिता और सौतेली माँ कल मॉन्स्टर टेमिंग की ट्रेनिंग लेंगे, और उसने उससे साथ चलने के लिए कहा। वो मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स। अगले दिन रियोमा, अलाया, उसके पिता और उसकी सौतेली माँ के साथ उस जगह गया जहां टीमिंग मैजिक की ट्रेनिंग होने वाली थी। वहां एलिस ने ग्रुप से पूछा, तुम बहादुरों में से कौन मुझे बता सकता है कि टीमिंग मैजिक का मतलब क्या होता है? अलाया ने जवाब दिया, ये तब होता है जब एक टीमर और एक बीस्ट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिससे बीस्ट टीमर को सबमिट कर देता है। फिर उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिससे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं और साथ मिलकर काम कर पाते हैं। एलिस ने कहा, एक्सीलेंट, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पॉइंट पर है। अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और शेयर्ड परसेप्शन मैजिक सीखते हैं। उसने ऐड किया, ये मैजिक तुम्हें वो सब देखने और फील करने देती है जो तुम्हारा टेम किया हुआ बीस्ट परसीव करता है, और इसका उल्टा भी, जो खतरे के टाइम बहुत काम आता है। राइनहार्ट ने कमेंट किया, ये मैजिक कोई भी टेमर यूज नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद एलिस ने उनके सामने 2 बर्ड जैसे क्रीचर्स रखे और कहा, आज तुम इन बर्ड्स के साथ शेयर्ड परसेप्शन मैजिक की प्रैक्टिस करोगे। सच में दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया और बर्ड्स बॉन्ड बनाने और कंट्रोल होने के लिए तैयार हो गए। एलिस ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी और बर्ड्स के बीच की बॉन्ड पर फोकस करो, वो देखने के लिए जो वो देखते हैं। हमेशा की तरह रियोमा पहले ही ट्राई में सक्सेसफुल हो गया और बर्ड के पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखने लगा। उसके बाद वो रेस्ट करने और चाय पीने के लिए बैठे। ड्यूक ने रियोमा से कहा, मुझे लगा था कि इस तरह की मैजिक तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। एलिस ने ऐड किया, रियोमा को अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर उसने उसे बताया कि वो एक टेमर थी जो अपने पर्सनल बीस्ट को समन कर सकती थी, और सच में कुछ ही मोमेंट्स में एक बहुत बड़ा सफेद भेड़िया सामने आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। शुरू में रियोमा को लगा कि वो उस पर अटैक करने वाला है और वो इंटरवीन करने के लिए तैयार था, लेकिन एलिस ने उसे तसल्ली दी और कहा, इस भेड़िए का नाम लारुक फेनरीर है और इससे कोई खतरा नहीं है। रियोमा ने कहा, मुझे लगा था कि लारुक फेनरीर बीस्ट्स सिर्फ लेजेंड्स हैं, रियल नहीं। उसने जवाब दिया, वो कोई मिथ नहीं है, वो नॉर्मल भेड़ियों से बड़े होते हैं, शेप में उनके जैसे दिखते हैं और आइस मैजिक यूज करने में स्किल्ड होते हैं, और बाय द वे मैंने ऐसे 20 टेम किए हैं। रियोमा बहुत हैरान था और बोला, एक लारुक फेनरीर बीस्ट को टेम करना भी बहुत मुश्किल है। एलिस ने कंटिन्यू किया, मैंने खुद 100 म्यूटेंट भेड़ियों को भी टेम किया है। रियोमा ने खुद को देखा और बोला,
और मैं यहाँ अपने स्लाइम्स को पालने पर प्राउड फील कर रहा था। वो एलिस के टेम किए हुए बीस्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है। ड्यूक ने उससे कहा, एलिस एक स्किल्ड टेमर है। ऐसे क्रीचर्स को टेम करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो एक साथ बहुत सारों को टेम कर सकती है। सोचो रियोमा, अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे बेहतर हुई तो?